Hello everyone. Welcome to the NCRT Sutra series. Welcome to the Geography series of NCRT Sutra. आई होप सो आपने प्रीवियस चैप्टर को बड़े आसानी से बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा और उसके क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया होगा. अगेन आई विल रिपीट कि आप वीडियो जो देखते हो उसके साथ साथ में इफ यू विल रीड द एनसीईआरटी चैप्टर देन ओनली यू विल बी एबल टू ग्रास्प मेनी मोर कॉन्सेप्ट और आपको मैक्सिमम बेनिफिट यहां से मिलेगा. तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं. चैप्टर होगा वाटर इन द एटमॉस्फेयर. देखिए, जब भी हम वाटर के बारे में बात करते हैं, नो डाउट एट ऑल इट इज अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ. लेकिन जब मैं एटमॉस्फेयर में वाटर की बात करता हूं, देयर आर थ्री डिफरेंट स्टेजेस जिनके अंदर वाटर एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है. इट इज अवेलेबल इन सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज इन गैसेस. बट सवाल ये है कि वाटर एटमॉस्फेयर में आता कैसे है, या फिर वाटर की जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में चेंज किस तरीके से होती है. तो देखिए, मैं कुछ प्रोसेस आपको बताने वाला हूं जो हमें ये गाइड करते हैं कि कैसे वाटर की प्रेजेंस आपके एटमॉस्फेयर में चेंज होती है. सबसे पहले इवेपोरेशन इज अकाउंटेबल फॉर इट. ऑब्वियस सी बात है, व्हेन सनलाइट इज फॉलिंग ऑन द वाटर बॉडी इवेपोरेशन इज हैपनिंग और कॉन्टिन्यूअस मॉइस्चर आपके एटमॉस्फेयर में एड ऑन होता चला जाता है, जिससे कि मॉइस्चर की प्रेजेंस आपकी बढ़ जाती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ट्रांसपिरेशन. देखिए, जब भी आपके प्लांट लीव्स होती हैं उनके ऊपर सनलाइट जब फोल्ड डाउन होती है तो वहां से भी आपका कुछ ना कुछ मॉइस्चर एटमॉस्फेयर के अंदर एड ऑन होता है. लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि मॉइस्चर एड ऑन ही होता रहे, मॉइस्चर रिड्यूस भी होता है. किस तरीके से? कंडेंसेशन के थ्रू. कंडेंसेशन का मतलब है कि मॉइस्चर जो है वो धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट होगा, कंडेंस होना स्टार्ट होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा एंड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब आपका ये साइज जो है आपके वाटर ड्रॉपलेट का बढ़ जाता है तो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में इट जस्ट फॉल ओवर टू द अर्थ सरफेस. नॉट नेसेसरी ओनली इन द वाटर ड्रॉपलेट. अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो स्नोफॉल की फॉर्म में भी आपका मॉइस्चर आपके सरफेस पे गिरना स्टार्ट होता है. दैट इज द होल प्रोसेस जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं मॉइस्चर एड ऑन भी होता है और मॉइस्चर आपके एटमॉस्फेयर से डिक्रीज भी होता चला जाता है. अब सवाल ये है कि सर मॉइस्चर का मतलब क्या हुआ? ह्यूमिडिटी. तो ह्यूमिडिटी किस तरीके की होती है, कैसे हम मेजर करते हैं? तो देखिए, ह्यूमिडिटी एक्चुअली एटमॉस्फेयर में दो टाइप की होती है. वन इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, अनदर इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. व्हेन इट कम टू द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, व्हाट डज इट एग्जैक्टली मींस? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. लेट्स से अगर मेरे पास एटमॉस्फेयर के अंदर मैं कुछ अमाउंट ऑफ गैस को सेलेक्ट कर लेता हूं. लेट्स से 1 केजी गैस मैंने सेलेक्ट किया, उसमें मेरे पास 10 ग्राम मॉइस्चर है, तो ये मेरे पास क्या है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है. ठीक है, 10 ग्राम मॉइस्चर इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. नाउ व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? ऑब्वियसली द रिलेटिव वर्ड मींस इट इज एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स. किससे एसोसिएटेड है? आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि ह्यूमिडिटी present exactly into the atmosphere divided by the total moisture holding capacity of the atmosphere. Let's say आपका एक एयर पार्शल है, उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है 20 ग्राम, लेकिन उसकी कैपेसिटी है टू होल्ड मॉइस्चर इज अबाउट 50 ग्राम. तो 20/50 विल बी द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. अब होता ये है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस हिसाब से क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है भाई? 50/50 मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है. मींस रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट मैक्स कैन बी 1. और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 हो जाती है तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ द एयर. ठीक है, ये कुछ वैसा ही है जैसे अगर मैं आपको अभी पढ़ाता रहूं तो ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट को आप ग्रास्प करते चले जाओगे और धीरे धीरे आप मान लो 100 कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर सकते हो. मैंने आपको 20 पढ़ा दिए तो आपकी रिलेटिव कैपेसिटी कितनी होगी? 20/100. जब मैं आपको 100 पढ़ा चुका हूँ कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप कुछ भी होल्ड ऑन नहीं कर पाओगे, आपका सैचुरेशन आ चुका होगा. इसके ऊपर अगर मैंने कुछ पढ़ाया आपको तो आपके ऊपर से जाना शुरू हो जाएगा. सेम सिनेरियो, अगर इसके ऊपर मैंने कुछ मॉइस्चर ऐड ऑन किया तो फिर रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगा. तो सैचुरेशन इज द पॉइंट जहां पे रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है. अब देखिए, मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे अर्थ सरफेस पे आता है. अलग अलग फॉर्म है मॉइस्चर की अर्थ सरफेस पे आने की. जैसे कि एक होता है ड्यू. ड्यू क्या होता है? काफी बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई कूल सरफेस है, प्लांट है, उनकी लीव्स हैं, या फिर हो सकता है आपकी गाड़ी बाहर खड़ी रहती है, उस गाड़ी के सरफेस पे आपने देखा होगा सर्दी के टाइम पे खासकर कुछ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आपको नजर आते हैं. ये होते हैं ड्यू. कि जब आपकी ह्यूमिडिटी मैक्सिमम हो जाए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम हो जाए, तो फिर कोल्डर सरफेस के आसपास आपकी जो मॉइस्चर है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है और कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट करती है. यही होता है आपके ड्यू या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स. अब सोच के देखिए, ये जो ड्यू है, जो आपका सरफेस है, उसका टेम्परेचर अगर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे हो तो क्या होगा? तो भी क्या ये वाटर ड्रॉपलेट ही रहेंगे? अगर आपके जो सरफेस है उसका फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर देखने को मिलेगा, देन व्हाट विल हैपन?
तो ऑब्वियसली ये जो ड्यू आप देख रहे हो ये आपके लिक्विड फॉर्म में ना होके दे विल बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्नो, उसको बोलते हैं फ्रोस्ट। तो फ्रोस्ट और ड्यू में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है, हियर द टेम्परेचर इज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, हियर द टेम्परेचर इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, ये सिंपल डिफरेंस नजर आता है। लेकिन इसके अलावा आपके पास होते हैं फोग और स्मोक। ये फोग क्या होता है, देखिए कुछ कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, कुछ कुछ आपके मटेरियल होते हैं जैसे डस्ट पार्टिकल हो गए, उनके सराउंडिंग में भी मॉइस्चर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है और वही कहलाता है फोग। लेकिन अगर वो सल्फर पार्टिकल या अदर पोल्यूटेंट के सराउंडिंग में कंडेंस होना स्टार्ट होता है तो वो कहलाता है फिर स्मोक। तो वाटर पार्टिकल जब कंडेंस हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, फोग बन रहा है। अगर किसी पोल्यूटेंट के आसपास कंडेंस हो रहे हैं तो वो स्मोक बनता है। इसके अलावा एक और होता है मिस्ट। देखिए मिस्ट में विजिबिलिटी जो है वो और कम हो जाती है, मोस्टली हिली एरियाज के अंदर या किसी लेक के ऊपर ये देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे अच्छी खासी मॉइस्चर होती है। ज्यादा मॉइस्चर होने की वजह से एक डेंस जो है आपका फोग वहां पे देखने को मिल जाता है, वो हम मिस्ट कह देते हैं क्योंकि विजिबिलिटी उसमें बहुत कम होती है। लेकिन ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही बनता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एटमॉस्फेयर के, तो वी गेट टू नो कि सर हाइट पे जाने पे टेम्परेचर रिड्यूस होता है। अब हाइट पे जाने पे टेम्परेचर रिड्यूस होता है, तो आप ये बताइए कि हाइट पे जाने पे जो मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में उसके साथ में क्या होगा। ऑब्वियसली वो मॉइस्चर भी धीरे धीरे कंडेंस होगा, और कंडेंस होगा तो किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एक्चुअली जब मॉइस्चर कंडेंस होता है हाइट पे जाने पे, तो फिर फॉर्मेशन होती है आपके क्लाउड्स की। नाउ द गुड थिंग इज, आपने क्लाउड्स को देखा होगा और आपने ये रियलाइज भी किया होगा कि यार सम क्लाउड्स आर एट वेरी लो हाइट, सम क्लाउड्स आर एट वेरी हायर हाइट। दूसरा, क्लाउड की शेप भी काफी अलग अलग होती है। कुछ क्लाउड आपके लेयर बाय लेयर दिखते हैं, कुछ क्लाउड पैचेस की फॉर्म में दिखते हैं, कुछ क्लाउड आपके कॉटन वूल की तरह दिखते हैं, तो मतलब कॉटन बॉल की तरह दिखते हैं। तो मतलब हर क्लाउड की अपनी एक शेप होती है। दैट्स व्हाई क्लाउड फॉर्मेशन का मतलब तो ठीक है मॉइस्चर कंडेंस हो रहा है, लेकिन अलग अलग क्लाउड होते हैं। हाइट की बेसिस पे हम क्लाउड को स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर कोई क्लाउड हायर हाइट पे है, उसका मतलब है उस क्लाउड को हम सीरस क्लाउड की कैटेगरी में रखेंगे। और सीरस क्लाउड जो है काफी वाइट होते हैं, और वाइट हो भी क्यों ना, अगर ये बहुत ज्यादा हाइट पे है तो नेचुरल सी बात है टेम्परेचर बहुत कम हो चुका होगा, और टेम्परेचर बहुत कम हो चुका होगा उसका मतलब सिंपल सा ये नजर आता है मुझे कि आपके यहाँ पे आइस क्रिस्टल्स होंगे, इस क्लाउड में आइस क्रिस्टल्स होंगे। फिर आता है आपके पास में मिडिल क्लाउड, जिनको हम बोलते हैं ऑल्टो वर्ड से, ठीक है, ऑल्टो वर्ड जो है यूज किया जाता है। फिर आते हैं लोअर क्लाउड, जो कि स्ट्रेटोक्यूमुलस या क्यूमुलोनिम्बस टाइप के क्लाउड होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया गया, स्ट्रेटस वर्ड यूज किया गया, क्यूमुलस वर्ड यूज किया गया। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे आई थिंक दिस इज देयर इज सम मिस्टेक, क्यूमुलस वर्ड इज हियर, ठीक है। हाँ, तो व्हाट आई एम सेइंग कि जब आपका स्ट्रेटो वर्ड यूज किया जाता है, क्यूमुलस वर्ड यूज किया जाता है, व्हाट एग्जैक्टली इट मींस। देखो स्ट्रेटो वर्ड का मतलब होता है व्हेन द क्लाउड्स आर प्रेजेंट इन लेयर, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे लेयर्स प्रेजेंट हैं, तो फिर वो मेरे पास क्या कहलाते हैं, वो मेरे स्ट्रेटस क्लाउड कहलाते हैं। अगर वो पैचेस की फॉर्म में अवेलेबल हैं तो वो मेरे क्यूमुलस क्लाउड कहलाते हैं। अब एक क्लाउड और होता है जिसका कि एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये क्लाउड अपनी लोअर हाइट से स्टार्ट होता है लेकिन काफी एक्सटेंसिव होता है, इसलिए जब ये क्लाउड बनता है तो काफी हैवी रेनफॉल एक पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये हिली एरियाज के अंदर देखने को मिलता है। जब वैली के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है तो क्लाउड काफी हाइट तक फॉर्म होता है। तो यू कैन सी द शेप ऑफ द क्लाउड, लाइक क्यूमुलस क्लाउड की बात करते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। जब मैं सीरो क्लाउड की बात करूंगा तो ये पैचेस की फॉर्म में ऊपर दिखेंगे। स्ट्रेटस क्लाउड की बात करूंगा तो वो लेयर की फॉर्म में दिखेंगे। और जब मैं क्यूमुलोनिम्बस की क्लाउड की बात करता हूं तो देखो काफी लो हाइट से ये क्लाउड नजर आ रहा है, और इसकी हाइट जो है काफी ऊपर तक जाती है, इसलिए इसमें मल्टीपल कन्वेक्शन शेल होती हैं और लगातार लंबे टाइम तक रेनफॉल चलता रहता है। ठीक है, अब सवाल आया कि सर रेनफॉल मतलब प्रेसिपिटेशन किस किस फॉर्म में हो सकता है। तो देखो एक तो रेनफॉल वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में होता ही है, हम बहुत बार देखते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में रेनफॉल हो रहा है, लेकिन इसके अलावा स्नोफॉल की फॉर्म में भी होता है। मोस्टली जो हिल स्टेशंस हैं वहां पे स्नोफॉल होता है। इवन हमारे यहाँ पे जब रेनफॉल होता है प्लेन एरिया के अंदर, तो उसके साथ साथ में वी समटाइम फाउंड कि आपके बॉल जो है आइस बॉल्स वो भी आते हैं, जिसको कि स्लिट के नाम से जाना जाता है, और अगर वो लार्जर साइज में है तो हम हेल के नाम से जानते हैं। तो मतलब अलग अलग फॉर्म में आपका प्रेसिपिटेशन जो है वो एग्जीक्यूट होता है, राइट। अब सवाल ये कि सर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रेनफॉल। तो देखिए हम जनरली रेनफॉल को तीन टाइप से डिवाइड करते हैं। वन इज द कन्वेक्शनल रेनफॉल। देखिए सिंपल प्रोसेस ये है कि जैसे ही आपकी हाइट पे एयर जाएगी, कंडेंस होगी और रेनफॉल हो जाएगा। तो जब हीटिंग होती है
सनलाइट आई, हीटिंग हुई, कन्वेक्शन करंट बना और उससे आपका धीरे धीरे कंडेंसेशन होता चला गया और रेनफॉल हो गया। सिंपली इक्वेटोरियल एरिया में ऐसा ही रेनफॉल होता है। लेकिन सम टाइम इट हैपेंस कि कोई ज्योग्राफिकल बैरियर है, वहां से विंड आ रही है, ज्योग्राफिकल बैरियर से टकराई और फिर अपलिफ्ट हुई, तो इस ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से रेनफॉल होता है, वो ओरोग्राफिक होता है। और जब साइक्लोन बनते हैं फिर रेनफॉल होता है, तो हम साइक्लोन या फ्रंटल रेनफॉल के नाम से जानते हैं। तो ये तीन मेजर टाइप के रेनफॉल हमें वर्ल्ड में देखने को मिल जाते हैं। अब मुझे ये भी पता लगता है कि वर्ल्ड में हर जगह पे रेनफॉल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सम एरियाज आर देयर, जैसे इक्वेटोरियल एरियाज हैं, काफी हैवी रेनफॉल होता है। कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जो डेजर्टिक हैं, जिसमें रेनफॉल कम होता है। तो यस, वर्ल्ड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, रेनफॉल कहीं ज्यादा भी होता है और कहीं पे कम भी होता है। नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप चैप्टर को बड़े आसानी से पढ़ पाएंगे, लेकिन पढ़ना जरूर है, वीडियो से अकेले काम नहीं चलने वाला। जब आप पढ़ोगे तो आप उसको बेटरली रियलाइज कर पाओगे। कोई डाउट होता है, कपिल भारद्वाज फॉर यू इज माई Insta handle. You can follow me and you can ask any of the doubt. And this is my Telegram channel. You can join over here to get some free resources. Thank you very much. Best wishes.